नमस्कार, जेके 24/7 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। बीते दिन सरकार के साथ हुई चौथे दौर की चर्चा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीते दिन करीब 7 घंटे की बातचीत में भी सरकार किसानों को पूरी तरह नहीं मना पाई। किसान लगातार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद अब एक और दौर की बात होना तय है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब कल 5वें दौर की बातचीत होगी। सिंगू बॉर्डर पर आज होने वाली किसानों की बैठक अब दोपहर 12:30 बजे होगी। पहले यह बैठक सुबह 11 बजे होनी थी। दिल्ली सीमा पर अब किसानों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा है। आज टीएमसी की बंगाल में बैठक हुई, जिसमें कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर मंथन होगा। इन सबके बीच दिल्ली के रास्तों पर सख्ती का पहरा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते भारी पुलिस बल तैनात की गई है। गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर अभी भी किसानों का पहुंचना जारी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सिंगू बॉर्डर पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों में सर्दी, खांसी और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा तादाद बुजुर्ग किसानों की नजर आ रही है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की टीम किसानों को दवाई उपलब्ध भी कराने में जुटी हुई है। यहां मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर किसान संगठनों, राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाती तो हालात ऐसे उत्पन्न नहीं होते। पायलट ने कहा कि जहां देश में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, सरकार की ओर से ऐसे कानून लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने किसानों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का खुदकुशी करना वो कायर होते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीट पर किस्मत आजमाने उतरे 1122 उम्मीदवारों का फैसला आने वाला है। चुनाव की मतगणना जारी है। इस बार का निगम चुनाव इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी सरकार के केंद्रीय नेतृत्व में इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। पीएम मोदी देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन पर हल निकलने पर भी चर्चा हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की। शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। शरद पवार ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से लिखी गई किताब पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आपत्ति भी जताई, साथ ही कहा कि बराक ओबामा की टिप्पणी गलत थी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। आज 33 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर घाटी में 16 और जम्मू क्षेत्र में 17 सीटें शामिल हैं। 28 नवंबर से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। देश में कुल संक्रमण के मामले बढ़कर 95,71,559 हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,188 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,594 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 540 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में 3,734 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 82 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 30,000 से नीचे हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 4.96% रह गई है। दिल्ली में पहले चरण के हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% को टीकाकरण के लिए चयनित किया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव के चलते सीएम गहलोत ने जन सुनवाई करने का नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत सीएम गहलोत नई ईमेल आईडी के जरिए जनता से जुड़ने का फैसला किया है। सीएम गहलोत का कहना है कि आसान और पारदर्शी तरीके से प्रदेशवासियों तक पहुंचने के लिए ये ईमेल आईडी बनाई गई है, जिसके जरिए लोग अपनी समस्या और शिकायत भेज सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। इससे हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही फैसला लिया गया है कि रेसिडेंशियल सेक्टर में कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर गाज गिरेगी और जमीन का उपयोग बदले पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण कानून बनने के बाद लखनऊ पुलिस ने आपसी सहमति से हो रही एक अंतर धार्मिक शादी को रुकवा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को नए धर्मांतरण कानून का हवाला देते हुए पहले इस शादी के लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा। यूपी में लव जिहाद के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में अध्यादेश और अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा होगी। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन के बाद एक शख्स ने उन्हें अनूठी श्रद्धांजलि दी। ग्राफिक्स डिजाइनर वरुण टंडन ने एमडीएच मसाले से ही धर्मपाल गुलाटी की एक तस्वीर तैयार की है। आज चक्रवाती तूफान और बुरेवी तमिलनाडु और केरल के तट से टकरा सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात को देखते हुए तिरुवनंतपुरम जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। तमिलनाडु, कन्याकुमारी और केरल के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 26 टीमों को तैयार रखा गया है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण मौसम विभाग ने तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी है। तूफान बुरेवी के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 6 जिले जबकि केरल के 5 जिलों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। ओडिशा और उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर ओडिशा में भूकंप की तीव्रता 3.9 रही, जबकि उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। उत्तर भारत में बीते 6 महीने में कई हल्के भूकंप आए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे कई छोटे भूकंप बड़ी तबाही का संकेत होते हैं। जालौन में दिव्यांगों ने काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मऊ में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 58 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। शादी समारोह में अलग अलग धर्म के अनुसार आए जोड़ों का विवाह कराया गया। सहारनपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया और डीएम दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली के से सोलर ऊर्जा में ट्रांसफर होना अच्छा कदम है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने 50,000 सोलर पंप किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। देवरिया में रास्ते में विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। जालंधर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ भूख हड़ताल जारी है। घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने और मंत्री धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। मोगा में ज्वेलरी की दुकान पर लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। दुकानदार ने लुटेरे को जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान फसलों की खरीद के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। धारवाड़ में एसपी ने 112 के पुलिस सर्विसिंग एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही जिले भर में 6 पुलिस एम्बुलेंस लोगों को तुरंत देने की बात कही। हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दिव्यांगजन, वृद्धजन और नशा मुक्ति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को 16 लाख रुपए की राशि के 42 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। बिलासपुर में शिक्षक के खाते में से 66,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने विधानसभा सत्र को स्थगित करने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अगले महीने होने वाली पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दूरवासियों के लिए अच्छी खबर है। दूर असल स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 30 स्मार्ट सिटी बसों को चलाने की तैयारी में है। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने वॉर मेमोरियल और हरियाणा भवन के निर्माण के बारे में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अनिल विज भी बैठक में मौजूद रहे। 2018 में रेवाड़ी के बहुचर्चित गैंगरेप कांड में पीड़ित परिवार के गांव से पलायन करने की खबरों के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची।
विकासगंज में झोला छाप महिला चिकित्सक से एक प्रसूता के परिजनों का प्रसव कराना महंगा पड़ गया। लापरवाही के प्रसव के दौरान प्रसूता की मृत्यु हो गई। मैनपुरी में हादसे में घायल लहूलुहान युवक घंटों तक सीएचसी में तड़पता रहा और फिर उसे सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। अमेठी में 61 करोड़ के मालिकाना स्टील का पुराना प्लांट की नीलामी होने के बाद दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर हमला बोला। कहा, अमेठी में विकास का वादा था या बेचना। चामराजनगर में राज्य सरकार से मराठा बोर्ड बनाए जाने के विरोध में मशाले रैली निकाली गई। रैली के दौरान बीजापुर विधायक बसंत गौड़ा पाटिल के खिलाफ नारे लगाए गए। बांदा में पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई। ऑटो में लगभग 9 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। जोधपुर में पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया तो गाड़ी सवार बदमाशों ने पहले तो पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने बदमाशों को दबोचने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। जमशेदपुर में कॉलेज की लापरवाही से कई फेल हुए छात्रों ने प्रिंसिपल के कक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स को फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में जमशेदपुर में सिख समुदाय ने 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। साहिबगंज में मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक संगठन को मजबूत करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। झरिया में एक युवक ने लॉकडाउन के बाद से काम न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुमका में NH 133 पर बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 11 दिसंबर को युवक की शादी होने वाली थी। अतड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक शहनवाज ने DCM लक्ष्मण को सबक सिखाने की चेतावनी दी। साथ ही तहसील में किसी तरह के विकास नहीं किए जाने का आरोप लगाया। रेपो रेट पर RBI के फैसले से पहले बाजार में शानदार खरीद हुई। सेंसेक्स 33 अंक ऊपर 44,665 पर और निफ्टी 43 अंक ऊपर 13,170 पर खुला। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़े हैं। डीजल की कीमत 21 से 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे से 20 पैसे तक बढ़ी है। रिजर्व बैंक ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट को 4% रखा है, जिसमें बैंक दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने हर साल जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड की लिमिट खत्म कर दी है, जिससे वेटिंग लिस्ट में शामिल भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी हो रही है, जिसमें जून के मुकाबले सितंबर तिमाही में जीडीपी 23% बढ़ी है। इंडिगो 1 जनवरी से कर्मचारियों के लिए बिना वेतन अवकाश कार्यक्रम को बंद करेगी। एयरलाइन ने यह घोषणा राजस्व में सुधार की उम्मीद में की है। NCLT ने रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी है। इससे अनिल अंबानी को जियो की झोली में रिलायंस इंफ्राटेल जाएगी। 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इश्यू करेंगे, इसलिए कल्याण ज्वेलर्स के IPO से साल की शुरुआत होगी। देश के 5 म्यूचुअल फंड हाउसों ने इस थीम पर NFO लॉन्च किया है, जिसमें आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का ESG NFO कल से खुलेगा। सिस्टम में गड़बड़ी से भारतीय स्टेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो ठप हो गया, जिस पर बैंक ने फेक साइट से सावधान रहने को कहा। चीन ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद मार्च में पर्यटकों के लिए तिब्बत को खोल दिया है और क्षेत्रीय पर्यटक अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि का दावा किया है। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव को उनके शानदार काम के लिए टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव को लेकर फेसबुक पर मुकदमा चलाने की घोषणा की है। अमेरिकी श्रमिकों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। UNCTAD ने एक रिपोर्ट में साझा किया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चीफ ऑफ स्टाफ, घरेलू नीति सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पदों पर महिलाओं की टीम बनाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 के लिए विकसित होने वाली वैक्सीन की प्रयोगात्मक उपयोग की इजाजत दे दी है। चीनी टीके पर पाक और तुर्की फिदा हुए हैं। इन दोनों ने अपने यहाँ टीकाकरण अभियान का खाका पेश किया है।
पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बाद जमात उल दावा के प्रवक्ता मुजाहिद को पाकिस्तान अदालत ने 15 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में करतारपुर साहिब और मामले में घेरा और गुरुद्वारे के प्रबंधन को गैर सिखों को सौंपने पर कड़ी फटकार लगाई है। ईयू के देशों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर लगा बैन नहीं हटाने का ऐलान किया है। ये प्रतिबंध जुलाई में लगा था। जावेद अख्तर ने अदालत में बयान दर्ज कराया जिस पर एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली, ड्रग माफिया के खिलाफ अकेली महिला लड़ रही हूं। पीटा ने जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। इस पर पीटा ने कहा, कोई पशु खतरे में हो तो हमें भरोसा है कि जॉन बचाएंगे। बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने कंगना के बयान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी तमीज है तो आपको बुजुर्ग दादी से माफी मांगनी चाहिए। भारती हर्ष ने तीसरी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सोशल मीडिया पर शादी की अनसीन फोटोज शेयर की। कॉमेडियन के रूप में पहचाने जाने वाले एक्टर जावेद जाफरी का जन्मदिन है। जावेद 57 साल के हो गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। पैरा एथलेटिक्स कोच नवल सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे सभी खिलाड़ियों को हॉस्टल में क्वारंटीन कर दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जा रहे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज मुकाबले के दूसरे दिन मेजबानी कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने पहले शतक और फिर दोहरा शतक पूरा किया है। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि उनकी टीम ने एक मैच के दौरान एक विश्लेषक के जरिए दी गई जानकारी का उपयोग कर 100% खेल की भावना के भीतर किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सदस्य कमरून ग्रीन ने भारतीय विकेट कीपर केएल राहुल की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे पहला मैच खेलने उतरने के बाद उनको राहुल ने सहज महसूस करवाया। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।